बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, अभी आपने मनाज़र देखे तुर्की की फ़ौजी बगावत को नाकाम बनाए जाने के आज 4 साल मुकम्मल हुए। ये वो तस्वीर हैं जो 4 साल पहले इस्तांबुल और अंकारा की सड़कों का मंजर था। आखिर क्या वजूहात थीं कि तुर्की के अवाम रजब तैयब एर्दोगान के लिए फ़ौज के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल कर उन्होंने उस बगावत को नाकाम बना दिया। आज भी पूरे तुर्की के अंदर यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है और उस दिन की याद मनाई जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में बड़े जलसे और रैलियाँ की जा रही हैं जिससे सदर रजब तैयब एर्दोगान भी खिताब करेंगे। आज हमारा पहला मौजू यही होगा। बाकी हम दूसरे एक इंडिया के हवाले से एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है कि राम की जन्म भूमि क्या है। नेपाल के वज़ीर आज़म ने एक नया इंकशाफ किया है जिसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई है, उस पर भी बात करेंगे और जिक्र करेंगे आखिर में कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने गंदम दरामद करने के हवाले से इशारा दिया है और ये कहा है कि उस पर सब्सिडी भी दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि गंदम पैदा करने वाले मुल्क की गंदम आखिर गई कहाँ, इस पर भी सवाल उठाएंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले आज एक अहम वजाहत हम आपसे करना चाहते हैं कि कल के प्रोग्राम के अंदर एक हम भारत और ईरान के ताल्लुकात को जब डिस्कस कर रहे थे तो भारतीय टीवी जो उसके ऊपर चीखो पुकार कर रहा था उसके मनाजिर हमने अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखाए और उसी मंजर में से एक जो मंजर था वो नक्शा था जिसमें वो अपने हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान का नक्शा दिखाया जो जाहिर है हमारे उस नक्शे के मुताबिक नहीं है, जो सरीहन गलत है और ये सहमन गलती हमारी, हम उसको तस्लीम करते हैं और हम इस बात पर माफ़ी भी मांगते हैं अपने नाजरीन से जिनकी दिल आज़ारी हुई है। ज़ाहिर वो इंडिया की फुटेज थी, हमें उसको ब्लर कर देना चाहिए था। और ये साहब कल की गलती के हवाले से देखिए, पहली बात तो यह है कि पूरा प्रोग्राम इंडिया के खिलाफ था। पूरा प्रोग्राम जो है इंडिया की डिफीट के खिलाफ। सर हमें खुशी मना रहे थे कि इंडिया जो है उसको कान से पकड़ के ईरान से भी निकाल दिया गया उसकी सारी से। तो उसके अंदर अगर एक चीज चल गई है तो खैर उसके बाद हम माजद खां हैं, सच्ची बात है कि बुरा लगता है उसका नक्शा जो है। लेकिन एक बात याद रखे कि नक्शे जो है ना वो बादफा इसलिए भी देखने चाहिए कि नसीम जादी का एक फिक्रा है कि जुग्राफिये के टेढ़े नकूश नोके तलवार से सीधा करेंगे और इंशाल्लाह ये सीधे और इंशाल्लाह मोमन के हाथ में तलवार है और इंडिया के जो नक्शे हैं वो जो नए बनने वाले वो उसको भी इंशाल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बशारतें दी हुई हैं और वो कुछ चोरी नहीं कि जो वो दिन भी दूर नहीं है। हिंद का दिन भी दूर नहीं है। जो भारत उसको अपने अंदर शामिल दिखाता है वो हकीकत में तो पाकिस्तान है और खुद एक कश्मीरी जो है वो तो कहता है कि मैं पाकिस्तान हूं और खुद सईद अली गिलानी और तमाम कश्मीरी इंडिया के नक्शा दिखाने से कुछ नहीं हो जाएगा कभी। असल में तो दिल पाकिस्तानी है और इंशाल्लाह। तो बहरहाल जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और ये साहब तुर्की देखें। मैं इससे पहले कि हम अपने मेहमान को ले मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड जो है टर्की की इसमें मैं बताना चाहता हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि तुर्की जो है ये एक 1923 के बाद एक ख़ास अपना डिज़ाइन के तहत इसको एक सेकुलर रियासत बनाया गया था कमाल अतातुर्क ने। और ये वाहिद दुनिया की महबूब तरीन जमहूरियत थी यूरोप की और अमेरिका की कि जिसके अंदर फ़ौज का रोल था। यानी फ़ौज जो चाहेगी करेगी, फ़ौज जो चाहे कराएगी और ऑब्वियस रोल था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रोल। सही बात। जिसको चाहते थे उसको उठा के ले आते थे, जिसको चाहते थे उसको गिरा देते थे, सब कुछ किया करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने एक तस्वर दिया था और वो था नॉन पॉलिटिकल इस्लाम का। इस्लाम नॉन पॉलिटिकल नहीं है, इस्लाम तो चैलेंज करता है ना। मक्के के अंदर तमाम बुतों को, तमाम खुदाओं को, तमाम रस्म व रवाज को, रस्म रवाज तोड़ना को आसान काम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चैलेंज किया था। तो वो इस्लाम जो था नॉन पॉलिटिकल इस्लाम वो था फतेह अली गोलन का क्या जी आप राम राम सूफी से भी आप उसकी पढ़े ना कभी नूर सरमदी जो उसकी किताब है। अच्छा उन्होंने वो सारे के सारे स्कूल खोले, पाक तुर्क स्कूल जो है वो दुनिया से बना के रखो अपने इस्लाम, रोजा नमाज। जो इकबाल कहता है ना कि मुल्ला को जो मस्जिद में है सजदे की इजाजत नादा ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। बल्कि लेकिन जबकि इस्लाम ताहूत से मुकाबले की ताकत थी तो उनके एक लॉबी बिल्ट हुई थी इस सारे। अर्दगान का मामला यह है कि नजमुद्दीन अर्बगान की हुकूमत से जिस वक्त उन्होंने उसको खत्म किया तो ज्यादा ओपन लोग थे तो अर्दगान ने एक रास्ता निकाला कि हम कैसे आगे आ सकते हैं। तो अर्दगान की हुकूमत को जब उन्होंने खतरा महसूस किया तो वो आर्मी जिसको उन्होंने इतने अरसे से पाला हुआ था कि तुमने सेकुलर उसकी तहफ़्फ़ुज़ करनी है और वो नॉन पॉलिटिकल इस्लाम वाले लोग उनके साथ मिल गए, वो उनके साथ मिल गए और उन्होंने फतेह अल्लाह गोलन के जो है उनके साथ मिलकर उनको लोगों ने उन्होंने जो है वो अपना कू को डिजाइन किया।
इस coup के फौरन बाद में टर्की पहुंचा हूं, और वो जो उन्होंने फतेहुल्लाह गुलन का जो इस्तांबुल का दफ्तर है ना, जो उनकी बहुत बड़ी तंजीम थी जिसमें पाक तुर्क स्कूल और जो सारा बहुत कुछ टीवी चैनल, अखबारात, बहुत बड़ा ग्रुप। उस तंजीम के अंदर उन्होंने फिर विजिट करवाया मुझे। अच्छा, उस्मान साहब, वो बिल्डिंग देखने के काबिल है कि उस बिल्डिंग के अंदर किस तरह कमरों के अंदर से कमरे अजीब जैसे होते हैं, किसी सेल की सूरत हाल होती है, किसी खुफिया तंजीम का किसी हेडक्वार्टर। खुफिया तंजीम का हेडक्वार्टर, फ्री मैसेज का। और वो पूरे को पूरे दिखाया कि हाँ क्या करते थे, क्या चीज थी, किस तरह ऑर्गेनाइज करते थे। बाकायदा उस नॉन पॉलिटिकल इस्लाम को बुनियादी तौर पे सेकुलर पॉलिटिकल इस्लाम बना के अच्छा, इनकी मुतवाजी हुकूमत भी थी, हर दारुल हुकूमत के अंदर उनका अपना एक जी, यहाँ पर भी हमारा रूमी फाउंडेशन के नाम से वो काम कर रहा था। मैं साउथ अफ्रीका जब गया हूँ, तो साउथ अफ्रीका में इनके जो यहाँ का जो हमारा था ना वो लड़का जो अपना इस्लामाबाद में पाक तो स्कूल का हेड था, बड़ा मशहूर, अभी नाम तुर्गत में साउथ अफ्रीका में मिला, और उन्होंने वहां बहुत बड़ी एस्टेब्लिशमेंट और तुर्क बाजार और ये बनाया हुआ था। मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा पॉलिटिकल इस्लाम जिसको। अच्छा, लेकिन आज का तुर्की कैसा मना रहे हैं, आज दिन कैसे मनाया जा रहा है, तुर्की अवाम इस बारे में क्या सोचती हैं? हमें इस्तांबुल से ज्वाइन किया है जो तुर्की का सरकारी टीवी है TRT वर्ल्ड, उसके सीनियर साहब जिन्होंने अर्तगल भी उन्होंने दिखाया, लेकिन ये TRT न्यूज के हैं। फैसल अजीज खान हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी रहे हैं कराची के अंदर, उनको हम वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। फैसल साहब, ये बताइएगा कि आज क्या माहौल देख रहे हैं आप तुर्की के अंदर? आप तो ज़ाहिर इस्तांबुल के अंदर हैं, आज उस दिन की याद मनाई जा रही है, और मुझे याद है कि जब ये कू हुआ था उस वक्त भी आप इस्तांबुल में थे और TRT वर्ल्ड में थे, और जब मैं आपसे बात कर रहा था उस वक्त फौज आपके टीवी के अंदर दाखिल हो रही थी और आपने कहा बस चुप कर जाएं, काम हो गया, कू हो गया, और कोई समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ। तो आज 4 साल उस वाक़े को मुकम्मल हो गए हैं, तो आज जो है किस तरीके से तुर्की के अवाम इस दिन को मना रहे हैं? देखिए, इस दिन को ऐसे मनाया जाता है जैसे आप समझ लें कि हमारे यहाँ 23 मार्च या 14 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, आप अगर बाहर निकलें, आपको तुर्क झंडे नजर आएंगे, आपको जो है जगह जगह रैलीज भी हो रही हैं। अभी कुछ देर पहले ये जो सुल्तान अहमद का एरिया है जहाँ पे आया सूफिया और ब्लू मॉस्क, उसके बाहर एक तकरीब हो रही थी, और जगह जगह आपको मुख्तलिफ जगहों पे पब्लिक हॉलीडे भी अब तो यहाँ उन्होंने दिन को ही जो है डेमोक्रेसी और नेशनल यूनिटी डे का नाम दे दिया है, तो पब्लिक हॉलीडे भी है, लोग इसको मनाते हैं। और देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सदर अर्दवान के मुखालिफ हैं, सख्त मुखालिफ भी हैं, वो भी इस बगावत के खिलाफ थे, और उस दिन जो लोग बाहर आज से 4 साल पहले निकले थे वो सब उसके खिलाफ थे। तो इसमें जो नेशनल यूनिटी डे, इसको ये कहते हैं कि इस चीज पे हर कोई मुत्तफिक है, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे अर्दवान के हिमायती हो, सदर अर्दवान के, कोई भी फौजी कू मजीद अब या फौजी बगावत नहीं चाहता यहाँ पे, और इसीलिए सबने मिलकर इसको दिफा भी किया था। और पहली दफा तुर्की में काफी दफा फौजी बगावतें हो चुकी हैं, लेकिन पहली दफा यह था कि 250 से ज्यादा लोग भी मारे गए थे। तो इस मामले में सब मुत्तफिक हैं, और जैसे और यह सब अभी फतेहुल्लाह गुलन का और फेटो जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जिक्र करते हैं, उसके मामले में भी अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, चाहे वो CHP जो उनकी जिसको कहना चाहिए लिबरल पार्टी है तुर्क साहब की, वो सब इस पे मुत्तफिक हैं। तो इस दिन को एक नेशनल यूनिटी डे के हवाले से मनाया जाता है, जिसमें हर लिहाज से सब जगह, और उसकी निशानियां जो कू की हैं वो आज भी, मतलब अगर आप देखें, अगर आप इंटरेस्टिंग जैसे हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो मज़ार है यहाँ पे, आप उसके बाहर जाएं तो एक गाड़ी उन्होंने फ्रेम, बड़ी मतलब मॉडल, वो जो गाड़ी जिसके ऊपर से टैंक गुजार दिया गया था, वो गाड़ी अब बेसिकली वो शीशे की उन्होंने बाउंड्रीज बना के, वो फ्रेम तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन बहरहाल वो गाड़ी वहां मौजूद, तो वो यादगार, जगह जगह उसकी यादगार बनाएंगे। तो ये दिन उनके लिए एक रिमाइंडर भी है, एक यूनिटी का दिन भी है, और उसको जैसे हम यौम आजादी मनाते हैं, समझ लें उस किस्म के तरीके से ही मनाया जाता है ये दिन यहाँ पे। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि उसके बाद में कुछ अर्से बाद जब मैं गया था तो एक तबका ये भी था कि वो समझते थे कि ये हमने आजाद बना तो लिया है, तो एर्दोगान जो है वो बेसिकली तुर्क के कहते हैं कि ये सुल्तान बनने की कोशिश कर रहे हैं उसके बाद, और उसके अंदर से, उस जमहूरियत के अंदर से सुल्तानी जो है वो फैसल साहब सरकारी टीवी में काम करते हैं। फिर भी मैं थोड़ा इस पे कर दूंगा। देखिए, ये इल्जाम जरूर लगाया जाता है एर्दोगान को। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि वो अपने आप को, अगर आप देखें अभी जो रिसेंट पिछले जुमे को जो आया सूफिया वाला भी जो फैसला हुआ है, तो वो सल्तनत उस्मानिया उनके लिए मॉडल है, उनके लिए मॉडल तुर्क का तुर्की, सेकुलर तुर्की नहीं है, उनके लिए मॉडल वही मॉडल है जो कि सल्तनत उस्मानिया का, या जो फातिह सुल्तान महमद का जो मॉडल पहली बार हुआ है कि जो अपोजिशन जमातें हैं, जो मैं आज भी सुन रहा था फुरकान साहब की एक वीडियो जिसमें उन्होंने कहा कि जो CHP है, जो अपोजिशन जो सेकुलर जमात है, वो भी आया सूफिया के मामले पर एर्दोगान के साथ खड़ी है। देखिए, उसकी बड़ी वजह यह है कि जो इनसे सीखने वाली बात है, ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट कौम है, ये बड़ी एक प्राउड नेशन है, इनकी बड़ी एक हिस्ट्री है।
جہاں ان کی بات سوورنٹی پہ آ جاتی ہے. الٹرا نیشنلزم میں سب سے بڑی بات یہ ہے اپنا کہ وہ الٹرا نیشنلزم ٹرکی جو ہے وہ اسلام کو خارج کر کے نہیں آتا. یہ بہت کمال کی بات ہے. جی ہاں, آپ جیسے میں آپ کو مثال دوں, یہ جب اردوان صاحب نے بھی یہ کہہ دیا نا کہ بھائی کسی کو پسند آتا ہے آیا صوفیہ والا فیصلہ, کسی کو نہیں آتا, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے, یہ ہمارا سوورن ڈیسیجن ہے. اور اسی وجہ سے چاہے اپوزیشن ہو چاہے کچھ ہو, ہر کوئی اس کو, بلکہ مجھے تو بعض اوقات اخبار پڑھ کے اور سوشل میڈیا پڑھ کے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں زیادہ مسئلہ ہوا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آیا صوفیہ دیکھیں صرف پاکستان, میں دیکھوں پاکستان کے پیٹ میں بڑوڑ جو ہے نا صرف سیکولرز کے اور وہ پاکستان کے سیکولرز کے اٹھ رہا ہے. آپ اندازہ کریں دنیا کے کسی چرچ نے اس کے اوپر نہیں کہا کہ جناب آپ نے اس کو بنا لیا. دنیا کے نہ آرتھوڈاکس چرچ نے کہا, نہ ویٹیکن سٹی نے کہا, نہ کسی اور نے کوئی احتجاج کیا. یہ صرف چونکہ ترک نے اس کو میوزیم بنایا تھا اس لیے پیٹ میں مڑوڑ جو ہے وہ سیکولر کی اٹھتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. دوسرا ایک بڑی اہم بات جو کوئی ڈسکس ہی نہیں کرتا وہ یہ کہتے ہیں جی چرچ کو بنا دیا, مسجد بنا دیا. یہ چرچ کو نہیں, سب سے پہلے تو یہ میوزیم کو بنایا گیا. دوسری بات یہ کہ چرچ نہیں تھا, یہ ان کا سینٹر آف پاور تھا. یہ بڑی سمبولک اس کی ویلیو تھی. یہ خالی چرچ سے لے کر سارا کچھ وہاں ہوتا تھا. جی یہ ڈسکس کر چکا ہے بڑا تفصیلی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے اس سے پہلے یہ گریک اور جو تھے نا چرچ, وہ اس کی زمین تھی, اس کو قبضہ کر کے اس کو گرا کے اور اس کے اوپر لاکھوں لوگوں کو قتل کر کے اس کے بعد یہ جو آرتھوڈاکس چرچ یا بازنطینین جو قائم کیا گیا تھا, تو اس کو یونانیوں کو نہیں گنتے. اب تاریخ میں گھسو گے تو پھر بہت کچھ پتہ چلے گا. ہاں جی, اسی لیے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت سکو ہوئی تھی اس میں تو مین فوکس تو انقرہ تھا اور کسی حد تک استنبول. اس کے علاوہ تو میرے خیال ہے کسی جگہ اس کے ایسے افیکٹ ہوتا ہے جیسے یہ شام کے قریب جو علاقے ہیں جیسے ہتائی اور اس کے بعد یہ جو کونیا یہ علاقہ, وہاں پہ بھی فوج کا کچھ اثر ہوا تھا یا صرف یہی دو شہروں میں ہوا تھا؟ دیکھیں اصل جو جہاز وغیرہ بھی جو F-16 یا جو کیونکہ اس میں ایئر فورس کا بڑا رول تھا, وہ انجن لیک ایئر بیس جو کہ نیٹو کا ایئر بیس بھی ہے, وہاں ایک بڑا اہم رول آبویسلی وہ بڑا انوالو تھا. لیکن ان کا پلان تو بہت زیادہ جگہوں پہ کرنے کا تھا, لیکن ظاہر پارلیمنٹ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا. پھر صدر اردوان جو ہے وہ اس وقت چھٹی پہ تھے, تعطیل پہ گئے ہوئے تھے, ایک ہوٹل میں تھے مطلب بیچ ریزورٹ پہ, اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. لیکن کچھ منٹ کے فاصلے سے ہی اردوان صاحب وہاں سے نکل گئے تھے تو محفوظ رہے تھے. تو ان کا ارادہ تو بہت سارے شہروں کو ٹارگٹ کرنے کا تھا, لیکن یہ زیادہ بڑی کاروائی کہیں پہ کر نہیں پائے. ظاہر انقرہ استنبول میں زیادہ ہوا تھا, جو زیادہ ہلاکتیں بھی ہوئیں وہ استنبول اور انقرہ میں ہی ہوئیں, استنبول میں خاص طور پہ. تو ٹارگٹ ان کا, اور اگر استنبول اور انقرہ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا بیسیکلی کر لیا ہوتا تو آج صورتحال بڑی مختلف ہوتی. ایک اور چیز ہے کہ تقریباً بہت ساری گرفتاریاں ہوئی تھیں, مطلب 4-5 ہزار فوج کے اندر سے بھی گرفتاریاں ہوئی تھیں. اور اس کے بعد پوری دنیا سے جتنے بھی لوگ تھے, مثلا کوئٹہ سے, لاہور سے بھی ایک صاحب کو اٹھا کے لے گئے تھے, وہ جو لوگ یہاں پر ان کے فتح گولن کے آرگنائزیشن کے تھے یا فوج کے تھے. یہ بتائیے ان کی سزاؤں کا کیا ہوا, فوج میں کتنی لوگوں کو سزا ہوئی؟ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں سزائیں ہوئی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو چھوڑا بھی گیا ہے. ان پہ کیسز ضرور چلے تھے, عدالتوں میں کیسز چلے ہیں اور ان میں جرنیلوں کو بھی سزا ہوئی ہے. اور یہ اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ ابھی بھی پچھلے کچھ دنوں کی خبریں بھی اٹھا کے دیکھ لیں, یہ آپریشن ابھی جاری ہے, ابھی بھی درجنوں کے حساب سے فیٹو کے لوگ ملک میں بھی اور ملک کے باہر سے بھی پکڑے جا رہے ہیں. تو ابھی خاتمہ نہیں ہوا. جیسے آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے ان کا دفتر دیکھا, کچھ عرصہ پہلے ہماری تفصیلی اس پہ بڑی کچھ حکومتی سطح پہ لوگوں سے بات ہوئی تھی. وہ ایک پراپر انٹیلیجنس نیٹ ورک جیسے دنیا کی کوئی بڑی انٹیلیجنس آرگنائزیشن کام کرتی ہے. میں دیکھا استنبول میں دیکھا, ہر شہر کیا ہر جگہ ان کے چھوٹے چھوٹے علاقوں کے بھی, اور اس میں جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں ابھی بھی ان کا خاتمہ ہوا نہیں ہے. ظاہر ہے ان کی کمر توڑی گئی ہے, کمزور ضرور ہوئے ہیں, لیکن ابھی بھی ان کی پینیٹریشن ہر جگہ اور جس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے موجود ہیں ابھی بھی. پینسلوینیا میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت جو ہیں فتح اللہ گولن جو ہے, تو اس وقت کیا صورتحال بن رہی ہے؟ اردگان نے جو امریکہ سے ڈیمانڈ کیا ہوا ہے اور امریکہ جو ہے اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, تو کوئی اس کے اوپر ترکی کا سٹانس امریکہ کے ساتھ کیا ہے, کچھ اس پہ بھی اگر بتا دیتے ذرا. ٹرکی کا سٹانس بالکل اس پہ کلیئر ہے کہ ان کو وہاں سے ڈیپورٹ کیا جائے, ٹرکی بھیجا جائے. یہ ٹرکی اس معاملے میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہے, نہ کوئی آنے کی امید ہے. لیکن بہرحال امریکہ اس پہ ابھی راضی نہیں ہو رہا اور مستقبل میں قریب میں راضی ہوتا لگ نہیں رہا. ظاہر ہے وہ اس کو ایک ٹرمپ کارڈ کے طور پہ یوز کریں گے, کوئی بھی چیز اگر پرابلم ٹرکی اور اس کے درمیان ہوتی ہیں تو وہ, لیکن اس پہ ٹرکی کا سٹانس بالکل چینج نہیں ہوا, نہ اس کا کوئی چینج ہونے کا ہے. اور یہ ایک بڑا جو ان کے تعلقات اوپر نیچے پچھلے کچھ سالوں میں اور کچھ مہینوں میں ہوتے رہے, لیکن یہ چیز موجود ہے. اور جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا, یہ 19-20 ان کے معاملات میں چلتی رہے گی. سب سے اہم مسئلہ, اور وہاں پہ نہ صرف فتح اللہ گولن خود بلکہ جو سکولز کا ایک نیٹ ورک پورا پھیلا ہوا ہے, فنڈنگ وغیرہ ہوتی ہے وہ بڑی ایک, اور یہ اس معاملے میں امریکہ اور ترکی کے معاملات
कशीदा भी रहेंगे और इनमें ताल्लुकात जब तक नहीं ये मामला सेटल हो जाएगा प्रॉब्लम्स रहेंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया चलिए, जनाब, बहुत शुक्रिया फैसल में बड़ी देखिए तफसील मैं से। आपको बताऊं कि मैंने उनके जो ऑर्गेनाइजेशन देखी है, देख आप अंदाजा करें, ये फतेह गुलर जैसे हमारे यहाँ गांधी साहब अपनी नॉन पॉलिटिकल इस्लाम जो समझते हैं कि हम आगे, अब उसको देखिए कैसे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था कि उन्होंने स्कूल का एक नेटवर्क बनाया और उस नेटवर्क के अंदर रखा कि एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरह के स्कूल, पाक तुर्क स्कूल जो है ये ऐसे ही है कि जैसे आपने कोई एक ईटन बना दिया या आपने एचिसन बना दिया या आपने कोई और बना दिया, उसके अंदर कतई एक ऐसी नस्ल को परवान चढ़ाया जाए जो किसी तौर पर भी वेस्टर्न वैल्यूज के खिलाफ न जाए। हाँ, कुरान उसको आता हो, सही नात वो पढ़ती हो, दुरूद व सलाम पढ़ती हो, लेकिन तागूत को चैलेंज करने वाला जो इस्लाम का तस्वर है ना, वो मैं यकफुर बित्तागूत व यौमन बिल्लाह, वो तस्वर ना आए। और तागूत बुनियादी तौर पर तो आज अमरीका है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस जिंदगी को हम लें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आप खुद सोचें, मैं कभी कभी सोचता हूं कि सिर्फ ये 3-4 हदीसें ईमान के लाने के लिए काफी हैं कि आप 2-2.5 हज़ार लोगों के दरमियान बैठ के कह रहे हैं, बल्कि 2-2.5 हज़ार भी नहीं, 90-91 बंदे टोटल थे जब मदीना पहुंचे, कि मैं तुम्हारे हाथ में कैसर कसरा का कंगन देख रहा हूं कि तो तुम पूरी सिविलाइजेशन तबाह कर दोगे, तुम कस्तुनतुनिया फतह कर लोगे। ये ऐसे ही है ना कि मैं उस्मान साहब पाकिस्तान के 22 करोड़ अवामों को कहूं खड़े होके कि एक दिन हम अमेरिका फतह कर लेंगे, एक दिन हम रूस फतह कर लेंगे, तो कहेंगे पागल आदमी, क्या अजीब आदमी है, पाकिस्तान के औकात देखो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा कि तुम 2 आलमी ताकतों को फतह करोगे, तो मतलब है कि तागूत के खिलाफ खड़ा किया। तो फतेह गोलन की ऑर्गेनाइजेशन, और फिर उसके साथ आप अंदाजा करें उस्मान साहब के ये दीवार से पता नहीं चलता कि इस दीवार के पीछे एक बहुत बड़ी नेटवर्क है, लेकिन उस दीवार का वो बटन से बिल्कुल जैसे जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में होता है ना, उसने बटन दबाया, वो जो फेटो ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल में आवाज, और यूं उसका दरवाजा खुला और पीछे ये उसके पास जिस तरह के वो रूम्स थे, जिस तरह उसका नेटवर्क था, तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, आज भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, पेनिट्रेशन बहुत, पेनिट्रेशन मौजूद है, हर शोबे के अंदर मौजूद है, और उसके इसीलिए तो फौज उनके साथ थी। अच्छा, दूसरा ये था कि आज भी कर्दगान अपनी पूरी कोशिश के बावजूद जो आइन के पहले 4 आर्टिकल हैं उनको तब्दील नहीं कर सका। आइन के पहले 4 आर्टिकल में से चौथा में आर्टिकल ये है कि तुर्की जो है इट विल रिमेन एज ए सेकुलर कंट्री, और ये अतातुर्क ने खास तौर पे ये बीज जो था उसके अंदर बोया था, और उस बीज का फल है जो कि इतना अरसा लोग खाते रहे हैं। अतातुर्क ने 2 चीजों का इस्तेमाल किया, एक तो उसने जो है अल्ट्रा नेशनलिज्म जो उन्होंने बात की है बड़ी जबरदस्त, कि तुर्की के जो तुर्क कौम का नेशनलिज्म है उसको, अब तुर्क कौम का जो नेशनलिज्म है बड़ा कमाल है। ये कहते हैं कि हम मंगोलों से इसलिए अलहदा है, क्योंकि बेसिकली तो चचा भतीजे है ना, मंगोलों से एक ही खानदान है, टर्किक नस्ल जो है एक, जी हाँ, इसलिए अलहदा है कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेते। इसलिए आप देखें कि अर्तुगल के पूरे ड्रामे के अंदर उसके अंदर सिर्फ एक होता है कि हमने दीन को नाफिज करना, हमने दीन को कायम करना, इस परचम को पूरी दुनिया पे लहराना है। क्यों? हम दीन ने इस्लाम के इसलिए तो उन्होंने अपने चचादार मंगोलों से भी लड़ाई की, और ये जितने ईसाई थे ये भी तो उनके रिश्तेदार थे ना, ये कौन से आसमान से उतर के आ गए थे, इनको भी उनके साथ। तो असल में अर्तुगान ने उस खिलाफत उस्मानिया को अंदर से, रसूल अकरम के हदीस सुना के आ रही है अपना क्या नाम है, ब्रेक का वक्त आ रहा है, तो उन्होंने अत्र को मतरा का मतरक, कि तुम कभी भी इनको तुर्कों के बारे में इनको छेड़ना मत जब तक तुम्हें न छेड़े, क्योंकि एक परचम एक दिन इनके हाथ में आना था, और ये हदीस है जिससे आगे जो है चलती है। चलो जी, और ये सब देखते हैं कि तुर्की की कौम जो है किस तरीके से खुशहाली के मनाजिर तय करती है, और आज का दिन ज़रा इसके मनाजिर कल भी हम दिखाएंगे आपको। नाज़रीन, यहाँ ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे और एक नई कंट्रोवर्सी जो राम की जन्मभूमि के हवाले से भारत के अंदर पैदा हुई है उस पर करेंगे बात। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। कल नेपाल के वज़ीर आज़म ने यह फरमाया कि राम की जो जन्मभूमि है वो अयोध्या नहीं नेपाल के अंदर है। इसके अंदर भारत के अंदर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई है जो अयोध्या को राम की जन्मभूमि कहते हैं, और इस हवाले से तो फिर मुसलमानों का क्लेम तो फिर 100% दुरुस्त हो गया ना
اور یہ صاحب دیکھیں یہ بڑی مزدار کہانی ہے. اس کے ساتھ ایک میں آپ کو اپنی پاکستانیوں کی بھی کہانی سناتا ہوں. کے پی اولی ہے, آج اس کا بیان آیا ہے کہ یہ پرائم منسٹر ہے اس کا نیپال کا. اس نے کہا جی کہ جو رام ہے نا, اس کی جو جنم بھومی ہے یہ پیدا ہمارے جگہ وہاں ہوا تھا, تو اس لیے تو ہم ہمارا علاقہ ہے رام ہمارا. آپ دیکھیں ایک طویل عرصے تک انڈیا کا جو مذہب ہے نا وہ سیکولر, ہندو مذہب نہیں رہا انڈیا کے. سرکاری مذہب جو ہے وہاں سیکولر ہے, سرکاری جو اس کی پہچان ہے, جبکہ نیپال تو صدیوں سے ایک ہندو مذہب کے آماجگاہ رہا ہے اور اس کا سرکاری مذہب بھی ہندو تھا. کپل وستو نیپال کے نزدیک ہندو راجہ وہاں سے بھاگ کے نکلے, وہ جو کیا نام تھا اس کا, شہزادہ جو تھا گوتم بدھ بنا, سدھارتھ, تو وہ بھاگ کے نکلا تو دنیا کی پریشانی دیکھی چلا گیا. آپ دیکھیں سانچی کا جو علاقہ ہے وہ بھی سارا اسی نیپال کے بارڈر کے اوپر آتا ہے. سارناتھ اگر آپ جائیں بنارس سے اوپر تو وہ اس سے تھوڑے سا آگے جائے تو نیپال کا راستہ نکل آتا ہے. اور سارناتھ میں وہ بہت بڑا ٹیمپل میں نے دیکھا جو اس نے بنایا تھا, جب وہ وہاں پر آ کر اس نے تقریر کی ہے پہلی بدھ نے آ کے, جب اس کو گیان ملا. اس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پتالیہ پترا جو ہے جہاں سے ساری حکومت مگدھ کی حکومت بنی ہے, جہاں سے سارے چندر گپت موریہ اور یہ سارے تھے, یہ پورا نیپال کے کونے کے چیزیں بنتی ہیں. باقی تو بعد میں آ گیا, ایگزیپٹ صرف ایک گنگا کا چھوٹا سا علاقہ ہے. وہ کہتا ہے یہ. اب میں آپ کو یہاں پر آپ کو بتاؤں لاہور کے بارے میں. ہمارے جو کچھ لوگ ہیں نا جو سیکولر ٹائپ, جو لاہور کو سیکولر بنا رہے ہیں, انہوں نے کہا ہوا ہے, کہانی چلائی ہوئی ہے, اور ایک کہانی چلی ہے لالا ہتو رام کی کتاب سے. لالا ہتو رام نے ایک تاریخ لاہور لکھی تھی, ٹھیک ہے, اور اس نے کہا تھا کہ بڑی مشہور کتاب ہے. اسی کے اوپر پھر یوسف سلیم چشتی نے نکال کے کہ کہانی لاہور میں چلتی, اور لاہور میں تیرا پیو کہانی سناتا ہے. کہانی یہ چلتی تھی کہ لاہور میں لو اور کسو یہ دو بیٹے تھے, قصور یہ دو بیٹے تھے رام چندر کے. ان کے نام پہ یہ لاہور بنا ہے اور انہی کے نام پہ یہ جو ہے نا قصور بنا ہے. تو جرمنی والا لاہور کس نے بنایا تھا؟ وہ جو کابل کے پاس لاہور کے تھے, رام پورے دنیا میں گھومتا رہا, ٹھیک. تو سیتا بچانے کے لیے زیادہ راون, اس کے ساتھ راون کے دیر سری لنکا گیا تھا زیادہ, تاریخ یہ کہتی ہے, تاریخ بھی انہیں کی جو ویدوں کی. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ انہوں نے, میں جب ڈی جی آرکیالوجی تھا, ایل کے اڈوانی صاحب تشریف لا رہے تھے, بی جے پی کے رہنما, اس وقت لیڈر آف اپوزیشن تھا, اور وہ کٹاس راج پہ کام کرنا تھا. تو انہوں نے ایک یہاں کے جو سیکولر تھے ہمارے, مشرف کے زمانے میں بڑا شور تھا ان کا, تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس ایک ایویڈنس ہے کہ عالمگیری دروازہ جو ہے نا لاہور فورٹ کا, اس کے اندر مختلف خانے ہیں, اس کے ایک خانے میں لو کا مندر ہے. اچھا, لو کا مندر ہے, تو وہ مندر کا ہم افتتاح کروائیں گے اس سے, اڈوانی سے, اور ساتھ وہ کٹاس راج بھی جائے گا اور سارا کچھ. اس صورتحال میں انہوں نے اس کو سرا, وہ چھوٹا سا اتنا سا مندر ہے, اس میز سے ذرا سا بڑا, اس کے اندر ایک شیو لنگ رکھا جائے, اب اس میں تو نہیں تھا لیکن شیو لنگ کہتے ہیں ہوتا تھا کبھی اس کا, اور اس کے اوپر وہ انہوں نے ایک گنبد مسلمانوں کی طرف کا بنا ہوا تھا. مجھے انہوں نے کہا, میں نے کہا دیکھیں بات سنیں, میں اس کہانی کو بلیو نہیں کرتا. آرکیولوجیکل ایویڈنس یہ کہتا ہے کہ لاہور جو ہے یہ داتا صاحب کے آتے کے وقت یہ شہر نہیں تھا, ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. اس لیے داتا صاحب نے کہا کہ لاہور یکی از مضافات ملتان است, کہ لاہور مضافات کا ایک ملتان ہے, ملتان کا ایک مضافات ہے. اب اس کے علاوہ یہاں سے الیگزینڈر گزرا ہے, سکندر اعظم, اس کو لاہور نظر نہیں آیا. وہ سیالکوٹ کا ذکر کرتا ہے, وہ بھیرے کا ذکر کرتا ہے, آگے فاہین آیا چائنا کا سفیر, بڑا مشہور سفر نامہ ہے, اس کو بھی لاہور نظر نہیں آیا. کوئی غائب تو نہیں ہے, کوئی سلمانی ٹوپی تو نہیں. تو میں نے کہا تو میرا ایک بیسک تھیسس ہے کہ لاہور از اے بورن مسلم سٹی. اس کو آ کے محمود غزنوی کے جرنیل جو تھا, اس کا ملک جو کا نام ایاز, نہ وہ غزنوی میں طرف رہی, نہ وہ محمد ذوالفقار ایاز نے, جس کا مزار رنگ مل میں ہے, اس نے آباد, محمود ایاز, اس نے وہ آباد کیا تھا. اور ہماری ایکسکویشن بھی یہی کہتے ہیں. اینی اڑ گئے ہم اس کے ساتھ. ایڈوانی نے ایک ٹیم بھیجی وہاں پر تحقیق کے لیے کہ یہ مجھے کہا گیا ہے پاکستان کے لوگوں نے, پاکستان کے سیکولر جو اپنے آپ کو ہندوؤں سے ایسوسیٹ کرتے تھے, تو آپ بتائیں. وہ میرے پاس ٹیم آئی, ٹیم کو میں نے وہ مندر بھی دکھایا, آپ باقی چیزیں, میں نے کہا یہ آپ کا ہے. تو آ کے انہوں نے میرے ساتھ ڈسکس کیا. میں نے کہا جی دیکھو بات سنو, آپ افتتاح کرا لیں, مجھے کیا ہے, مندر ہے, آپ کر لیں, سمجھتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں, لیکن ایک بات طے کر لیں کہ پھر ایودھیا پہ کلیم ختم ہو جائے گا. اچھا آپ دیکھیں, اچھا ختم ظاہر بات ہے, یا ادھر پیدا ہوگا یا ادھر پیدا ہوگا. یہ تو تھا کہ رام کی اماں جو تھی اس نے آدھا رام یہاں پیدا کیا تھا, آدھا رام وہاں پیدا, وہیں پیدا ہوا تھا, ظاہر بات. چلے گئے
उसके बाद अडवाणी आया। अडवाणी को लेके मैं उसको विजिट करा के शीश माल सारा करते 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 वापसी पे उसने हजूरी बाग में गाड़ी में बैठना था, इकबाल के मज़ार पे तो जाना नहीं था उसने। तो जैसे ही वो आलमगीरी गेट पे आया तो यहाँ के 4 लोग, मैंने नाम नहीं लूंगा, उनको बेचारे शरीफ लोग हैं, ऐसे लोग, उन्होंने कहा आओ जी जरा मंदिर देख उन्होंने कहा जी नहीं, उन्होंने कहा जी ये मंदिर है, लव का मंदिर है, तो ये इफ्ताह कर आप करें उसके ऊपर ना उसकी तरफ सर उसको भी देख लें, इफ्ताह का नाम नहीं, इफ्ताह शेड्यूल में शामिल नहीं किया था, उन्होंने मना कर दिया था। आप सोचे कि अडवाणी वहां से ऐसे भागा है, तेज रफ्तार बूढ़ा आदमी, कि कहीं उसकी तस्वीर इस मंदिर के साथ ना आ जाए, वरना इंडिया में एक शोर मचेगा कि असल मंदिर ये है और ये अयोध्या पे इसने शोर मचाएगा। एक ये, दूसरा ये था कि 2007 में उससे तकरीबन 4-5 महीने के बाद 2007 जनवरी में मैं इंडिया गया था, और मैं आर्कियोलॉजी के उन 45 जितने भी लोग थे जिन्होंने तहकीक की थी राम के जन्मभूमि की, उनमें से 3-4 को मिला था। तो वो तुमने 3 मुसलमान थे, बाकी 30-35 जो थे वो हिंदू थे। और उनकी रिपोर्ट उन्होंने मुझे उस वक्त शेयर की थी कि हमने पूरी जमीन की जहां पानी निकलता है वहां तक हमने तहकीक की है, तो उस मंदिर के नीचे बाबरी मस्जिद के नीचे ना हमें किसी बुत का कोई इशारा मिला, न टूटी हुई नाक तक नहीं मिली है। बाकी तो किसी और चीज है कि क्योंकि नाम नहीं होता ये था कि दुनिया में जहां कहीं भी बुतों को तोड़ा जाता था, दुनिया में कहीं किसी से तो नाक तोड़ी जाती थी, तो नाक का टूटा हुआ हिस्सा भी नहीं मिला कि बुत गिरा दिया टूटा, तो इसका मतलब यहाँ कोई तो एक तो जो वो कंट्रोवर्सी जो है ना वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर वो एक दाम तोड़ गई हुई थी। यहाँ भी इसी तरह उन्होंने जब जो कंट्रोवर्सी छेड़ी है, अब ये कंट्रोवर्सी क्यों छेड़ी, ये बड़ी मजेदार चीज। इस वक्त दुनिया के अखबारों में एक बड़ा मजेदार इशू जो है वो चल रहा है, और वो है इंडो पैसिफिक रीजन की डेवलपमेंट। अब उस्मान साहब, अक़वाम मुत्तहिदा का एक दफ्तर जो है बैंकॉक में है, उसको कहते हैं एसकैफ रीजन। इस एसकैफ रीजन जो है इसके अंदर एशिया पैसिफिक एरिया कहा जाता है, कि जिसके अंदर एशिया का इलाका भी है और पैसिफिक का। जानबूझ के कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए इन्होंने ये रीजन बनाया था कि ये जो है इसमें से पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये मुल्क आउट हो जाएंगे और उसके अंदर हम 3-4 मुल्कों को शामिल करेंगे। इसके अंदर ये जो इस वक्त अखबारें देख रहा था कि द वर्ल्ड इज इन फ्लक्स, global geopolitical trends that existed before the onset of the coronavirus will only intensify its weight and the US-China competition, उसके ऊपर उसने कहा कि ये इस सूरत हाल को उन्होंने बिल्ड कर रहे हैं। वो कहते ये हैं कि ये इंडिया जो है इसका बहरे हिंद के ऊपर कंट्रोल अकेले का नहीं, बल्कि जापान से लेके इंडिया तक ये पैसिफिक के एक रीजन होगा, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। और जापान के बारे में उन्होंने कहा है कि जापान और इंडिया अगर मिल जाए तो जापान की ताकत इस हद तक है कि जापानी, आपको पता है, बर्मा तक पहुंच गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्मा तक जापान की फौजें पहुंचे, पूरा चाइना तो उन्होंने ऐसे रौंद के रख दिया था। और इतने जालिम थे जापानी कि वो जेलें नहीं बनाते थे, चाइनीज को दरख्त के साथ लटकाते थे, उनके एक हाथ में सुराख करते थे, एक हाथ में पांव में सुराख, और आगे चल पड़ते थे, और हजारों चाइनी जो है वो लटकते लटकते मर जाते थे। या ये करते थे कि चाइना में बांस के दरख्त बहुत होते हैं, तो बांस के दरख्त को काट देते थे और उसके ऊपर एक आदमी को रख के और उसकी तार, उसकी रस्सियां बांध देते थे। बांस का दरख्त रात 1 फुट निकलता है पूरी रात के अंदर, और पूरा बांस का दरख्त जो था वो बड़ा होता था, वही चाइनीज मरते। इतने जालिम थे जापानीज, आज भी उनकी कहानियां। तो वो कहते हैं ये both need to be cooperate militarily in economic matter and try to entice Australia and get a stronger US support। इसके बुनियाद पे हम कहेंगे कि हम दोनों मुल्क जो हैं, इंडिया और जापान जो हैं, दोनों जो हैं मिलकर इसको चाइना को मेंटेन करेंगे, ऑस्ट्रेलिया को यूएस ने अपने फोर्सेस सारी। चले जी, मेरा ख्याल ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इस इशू को जारी रखते हैं। नाज़रीन, ब्रेक है, उसके बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, हरफ़े राज में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे कंट्रोवर्सी का, और उस हवाले से जुड़ी हुई चंद
حقائق آپ بیان کر رہے تھے اوریہ صاحب, جو پلاننگ دنیا میں اس ریجن کے حوالے سے ہو رہی ہے. کل پرسوں پورا پروگرام کریں گے کہ یہ پورا کھچڑی جو پک رہی ہے بہت بڑی بڑی. اب دیکھیں اس وقت جو ہے نا جو کنسٹرینٹ یہ ہیں وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ واشنگٹن نیڈس انڈیا, جاپان اینڈ آسٹریلیا فرسٹ فورموسٹ ایز ویل ایز اسمالر اسٹیٹ لائک ساؤتھ کوریا, ویتنام, انڈونیشیا ٹو بیلنس دا چائنا. وہ ایک گروپ بنانا چاہتے ہیں اس پورے علاقے کے اندر چائنا کے مقابلے میں, جو کہ بن نہیں پا رہا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چائنا کی خود جو ٹریڈ ٹائز ہیں امریکہ کے ساتھ وہ ختم نہیں کی جا سکتی. اتنا سستا مال امریکی تاجر کہتے ہیں آپ کا کہاں سے پیدا کریں گے ہم؟ صحیح بات. وہ $5 کی شرٹ آ جاتی ہے, ادھر $50 کی ملتی ہے. اب مال تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا پورے, وہ بھی نہیں کر سکتا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے اندر ایک اور مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو نیٹو کی جو ایکسٹینشن ہو رہی تھی ایسٹرن یورپ تک, وہ رک گئی ہے اور روس بھی اس کو فائدہ مند. یہ ایسا ایک صورتحال بن گئی ہے جس صورتحال کے اندر نیپال کو انہوں نے اٹھایا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے اس فوٹیج کے اوپر, جس فوٹیج کے اوپر 1925 میں بنی تھی آر ایس ایس, بالکل کہ ہندو جو ہے وہ اہم چیز ہے, اور ہم اس کو ہندوؤں کو جو ہے اس کو پورے بر صغیر کو ہم ہندوؤں کا ہندوتوا بنائیں گے. اس نے کہا ہندوتوا تو نیپال ہے, تم کہاں سے. اچھا جی, دوسرا اہم ایشو آج جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ جناب گندم درآمد کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں جناب رپورٹ پیش کرو کتنی گندم چاہیے, ہم آپ کو سبسڈی بھی دیتے ہیں. ہماری گندم گئی کہاں؟ اپریل مئی جون. عثمان صاحب پوری دنیا جانتی ہے, پوری دنیا جانتی ہے کہ 13 اپریل والے دن بیساکھی ہوتی ہے. بیساکھی کا مطلب ہوتا ہے کہ واڈیاں کا دن, مطلب گندم کٹائی ہوتی ہے. پوری دنیا جانتی ہے یہ فیکٹ کہ 1947 سے پہلے یہ جو پنجاب جس میں میں اور آپ رہتے ہیں, یہ پنجاب پورے بر صغیر کو گندم پہنچاتا تھا. ایک دانہ بھی انگریز باہر سے نہیں لے کے آتا تھا, اور نہ میکسی پاک آئی ہوئی تھی, نہ اری پاک آئی ہوئی تھی, نہ ییلڈ زیادہ تھی یہ وہ. اس کے بعد یہ ہے کہ 13 اپریل کو جب اپریل کو کٹا کے مئی کے درمیانی میں اس میں مارکیٹ میں گندم آ جاتی ہے. اور جب سے میں نے زندگی میں ہوش سنبھالا ہے, اگر 1300 روپیہ من ہوتی تھی نا گندم کی ریٹ سرکار کا, تو لوگ 1200 روپے بیچ دیتے تھے کہ یار نکال لو, میرے پاس جگہ نہیں ہے رکھنے کے لیے, آپ لے جاؤ. یہ عمران خان صاحب کی پہلی شاندار حکومت آئی ہے کہ جس کے اندر 2000 روپے پہ لے رہے ہیں, اور اس کی ریٹ کو کم کرنے کے لیے اب یہ باہر کون ہے جس کو جو باہر سے گندم منگائے گا, یعنی سبسڈی بھی دے گی حکومت. اصل مسئلہ یہ کہ عمران خان صاحب نے یہاں بیٹھے بیٹھے ہمیں افغانستان کا مزہ بھی دے دیا. چلیں جی, ہمیں جوائن کیا مسلم لیگ نون کے ترجمان بھی ہیں, سابق حکومت پنجاب کے ترجمان رہے ہیں, ملک احمد خان صاحب نون لیگ کے اہم رہنما ہیں. السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام جناب. جی ملک صاحب, آپ تو ذمہ دار آدمی ہیں, تو ظاہر بات ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کی ظاہر بات ہے, ہم تو خیر عمر گزر گئی کہ یہ گندم ان دنوں میں مہنگی ہونے کا چکر کیا ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آج میں نے کسی پی ٹی آئی والوں کو بلا رہا تھا, آ نہیں رہا تھا. آپ ذرا پی ٹی آئی ویسے ہی رکھتے ہیں, ہمارے جو میں آتے نہیں ہیں. اس گورکھ دھندے کو آپ ہمیں سمجھا دیں. یہ زمین کھا گئی اس گندم کو, آسمان نگل گیا, یا ہم نے اتنی روٹیاں کھا لی ہیں کہ گندم 2 مہینے میں ختم ہو گئی ساری. اچھا سر, آپ کا بڑا اچھا تجزیہ تھا کہ ایک ایسا خطہ جو کہ فوڈ باسکٹ تصور کیا جاتا تھا ایون کہ متحدہ ہندوستان میں, تو یہ باٹم لائن تو آپ نے یہ دے دی کہ یہ ایک بہت ایسی جگہ جہاں پر اس کی گرین کی قلت کسی صورت نہیں ہونی چاہیے, اور اس کا آپ ایک ہسٹوریکل ایویڈنس دے رہے ہیں جو کہ بڑا ہی ریلیونٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چیز کا احساس ہر حکومت کو ہوتا ہے, اور حکومت کی پالیسی ترتیب دی جاتی ہے کچھ سرٹن فیکٹس پر بیسڈ, کچھ ایسی اگلی جو وے فارورڈ ہوتی ہے کہ اس کی ڈسپنسیشن کیسے کرنی ہے, اور یہ ہم نے ترسیل کیسے مکمل کرنی ہے, یہ ڈسمینیٹ کیسے ہوگی, ساری جو اویلیبل چیز ہمارے پاس ہے ہم آگے کیسے پہنچائیں گے, یہ ہولڈ کیسے کریں گے. تو گورنمنٹ کے نزدیک یہ 4 بنیادی باتیں ہوتی ہیں جس پر وہ اپنی پالیسی ترتیب دیتی ہے. اس دفعہ میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کی فالٹ لائن غالباً نان پارٹیسپیٹری رجیم میں یہ چلے گئے. انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اس میں گورنمنٹ کی انٹروینشن کم از کم ہوگی. وہ ہم نے دیکھا جب پریکیورمنٹ کا ٹائم تھا تو نارملی پنجاب گورنمنٹ اپنے ٹوز پہ آ جاتی تھی 2-3 مہینے قبل, اپریل سے پہلے, اور ایک ان کے جو فوڈ کے محکمے کے لوگ ہیں وہ باردانے کی اور پھر فردوں کا ریکارڈ اکٹھا کرنا, پھر اس کے بعد ADCRs کے آفس, ڈپٹی کمشنر سے لے کے تحصیلدار, ریونیو ڈپارٹمنٹ, سارا
उनकी डिस्पोजल पर होता था, और फिर वो एक पूरी एक जामिया हिकमत अमली बनाकर उसको या अपने साइलोज में, और अगर साइलोज नहीं होते थे तो फिर ये किराए पर जगह लेते थे। इनका मौक़िफ़ ये था कि पिछले सालों की गंदम पड़ी है और हमारी गंदम जो है वो महंगी है क्योंकि हम सपोर्ट प्राइस देते हैं, और सपोर्ट प्राइस के साथ ये 1300 पे है, तो बाहर से हमें गंदम जो है वो सस्ती मिलती है। ठीक। अच्छा, उसका नतीजा जो निकला, जिस चीज़ को गवर्नमेंट गालिबन पहले असेस नहीं कर सकी, वो ये थी कि इसके साथ प्राइवेट होल्डर इनफील्ड होगा, और वो आपकी जो गंदम 1300 रुपया सपोर्ट प्राइस के साथ फिक्स थी, कभी नीचे बिक जाती थी, 1275 पे चली जाती थी, आम कंज्यूमर तक आटा महंगा नहीं होता था, और उसकी कीमत 1300 से ऊपर कभी भी नहीं जाती थी। ठीक। अब जब प्राइवेट फोर्सेस मार्केट में आई तो गंदम आज 1800 रुपए से कमो बेश कहीं 1600 की भी शायद मिल जाती जी होगी। मिल रही है। आटा तो बहुत महंगा हो गया जी। हाँ जी हाँ, लेकिन 1800 2000 तक की प्रेडिक्शन इस वक्त मार्केट की प्रेडिक्शन है। ठीक है। सो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी जो है वो वेल थॉट ऑफ नहीं है। गवर्नमेंट को अपना फूड के अंदर अपना कंट्रोल और अपना लीवर। मलिक साहब ये तो देखें, आप सुने, आप खाद एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, हम मैं खुद भी रहा हूँ, ये फूड डिपार्टमेंट होता है, ये ट्यून्ड होता है, ऊपर कोई आए या ना आए ये अपना काम करता रहता है। लगता ये है कि या तो बुजदार साहब के जमाने में फूड डिपार्टमेंट उन्होंने ताले लगा दिए, घर भेज दिया है। एक वजीर खुराक फारग भी किया। वजीर खुराक से भी कुछ नहीं होता उस्मान साहब, उन पे यही लगा था ना कि प्लानिंग ठीक नहीं की है। वजीर खुराक का डायरेक्टर फूड को फारग कर दो, काम तो चलता रहता है। ये तो काम तो एक देखें, ये तो अंग्रेज के जमाने से चलता आ रहा है। उसके बाद से मतलब ये कि ये या तो ये है कि कुछ फोर्सेस ऐसी थी जिन्होंने पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस, क्योंकि मेरा शक ये पड़ता है कि जिन्होंने मुनाफा कमाना था उन्होंने ये सोच दी है। आप जरा इस पर रोशनी डालिएगा, आप जरा बड़े ढीला सा तबसरा कर रहे हैं इस मसले में, किसी को लगता है आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। वो मेरा वो इसलिए क्योंकि आपके प्रोग्राम की नोयत ऐसी होती है, और पहली बात तो हमने ये तय कर ली ना जी कि ये गवर्नमेंट की हिकमत अमली गलत हुई। ठीक, सही है। हाँ। अब महरकात के हैं जो इसके पीछे हैं। हाँ। पहले ये सस्टेन नहीं कर सके फूड मिलर्स का वो प्रेशर, हाँ, जो गवर्नमेंट के अपने ऊपर आया। ठीक। पिछली दफा ये हुआ कि इन्होंने पिछले साल जब फूड क्राइसिस पैदा हुआ था तो इन्होंने ये फीड मिलर्स को गंदम उठवा दी थी, ये कह के कि हमारे स्टॉक्स बहुत ज्यादा पड़े। ठीक है। जब फीड मिलर्स ने पिछले साल गंदम उठाई तो जो फ्लोर मिलर्स थे उनका हुकूमत के साथ ये तय पाया कि नेक्स्ट ईयर आपको ओपन पॉलिसी देंगे। ठीक। अब उसी की परसूट में इन्होंने उन प्रेशर के, जिनको ये माफियाज कह रहे हैं, जिनको ये कह रहे हैं, इन्होंने नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट की, और फ्लोर मिलर्स ने क्या किया, जो मार्केट में अवेलेबल थी उसको उठा के स्टॉक कर लिए। मंडी में उस आड़ती का जिसके पास पैसा था उसने 1300 पे उठाई, 1800 पे बेच रहे, फी मन के पीछे 500 रुपए का नफा ले रहे। तो जो होल्डर्स थे उन्होंने इस गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसी से अरबों रुपए कमा लिए। इमरान खान साहब और उनकी गवर्नमेंट अब सिर्फ रस्सी को पीटेंगे, इनसे होगा कुछ नहीं। अच्छा मलिक साहब, चले ये तो होगी गंदम की बात, अब थोड़ी सी सियासी सवाल भी आपसे कर लूं। रस्सी को पीट रहे हैं, अवाम भी तंग है, सारा कुछ है, अपोजिशन क्यों खामोश बैठी हुई है? नहीं देखिए, अपना सिर्फ कम्पेटिटिव पॉलिटिक्स जो होती है ना, उसके दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, और ये सबसे बेहतर ये कोई नहीं जानेगा। जहाँ पर फेयर प्ले नहीं ना होता जी, वहां पर ऑपोजिशन क्या करती है, या तो ऑपोजिशन के खिलाफ आप देखें ना कि एक ऑर्डर ऑफ द डे ये है कि उनके खिलाफ मुकदमात कायम कर दें। ऑर्डर ऑफ द डे ये है कि गवर्नमेंट की जितनी लीडरशिप है पार्टीज को लीडरलेस कर दें। ऑर्डर ऑफ द डे ये है कि उनके खिलाफ नैब का अदारा जो है वो इतनी शिद्दत के साथ इस्तेमाल करें कि वो कम्पेटिटिव पॉलिटिक्स की रजीम से उनको निकाल दें। और इसका सरासर नुकसान सियासत को होगा, सरासर नुकसान जो है मुल्क की हुकूमत साजी के इक़दाम को होगा। यानी कोई आज चैलेंजर ही नहीं है। आज चैलेंजर क्यों नहीं है कि वो उनको आपने इतनी बुरी तरह से झूठे मुकदमात में उलझा दिया है कि वो कोर्ट्स, जिस कोर्ट के अंदर भी ये केस जाता है, वो जुडिशियल स्क्रूटनी के टेस्ट को पास ही नहीं कर पाते। हमने कल पूरा प्रोग्राम इस पे किया है कि ये पूरे का पूरा नैब जो है आखिर में आके तोशा खाने पे रुक गया, यानी ये पूरी यानी तोशा खाने का केस फिर नजर आ गया। अच्छा, दूसरी आजकल फिर तब्दीली की बातें पंजाब की हद तक शुरू हो गई हैं, मेरे अंदर की बातें, जाहिर है आप भी की प्लेयर हैं, आपके बगैर तो कोई तब्दीली मुमकिन भी नहीं है। या तो आप तब्दीली की खामोश हमायत कर रहे होंगे कि चलो बुजदार गया तो कोई और आ जाए, तो आपकी क्या इतलात है? कोई हिलजुल कहीं पे नजर आ रही है? लोगों ने तो नाम भी डिस्कस करने शुरू कर दिए, खुलेआम बातें हो रही हैं। और लूज बॉल होने वाली है। अच्छा, ये सर
इट इज लाइक समथिंग कि ये जैसे होता है ना एक ओपन सीक्रेट के तौर पे ये बात एक रेंडीवू है कि बिल्कुल हर तरफ गॉसिप है कि बुज़दार साहब जा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, अगर वजीर आजम इमरान खान की मुकम्मल हमायत बुज़दार साहब को हासिल है तो बुज़दार साहब नहीं जाएंगे, और अगर वहां पर ये उनको कोई शिकवा इनसे पैदा हो गया है कि ये उनके साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर रहे, ये इनका रहना उनके लिए नुकसानदेह है, या इनके पीछे जो हमायत उनको हासिल थी जो कि नॉन पॉलिटिकल फैक्टर्स की थी, तो शायद वो सियासी अंदाज में सोचना शुरू हो गई, या कुछ और ताकतवर हल्के हैं जो बुज़दार साहब से खुश नहीं है और चाहते हैं कि कोई ऐसा वजीर आला आ जाए। तो इन सारी बातों में पॉलिटिक्स कहीं भी नहीं। अच्छा, सही है। वो तो वैसे हमारे साथ बात खत्म हो रही है, वो तो किसी से भी हम कुछ नहीं है, अब तो मुझ ना बुज़दार साहब का वजीर आला बनना कुछ सियासी अमल था, ना निकलना होगा, ये इसका क्या फर्क पड़ेगा जनाब। चलें जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ अपनी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।